हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ गौतम जी। इसमें आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल फिलहाल के दरोगा के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था इस चैप्टर से कि वास्को डी गामा भारत कब आया, तो इसका आंसर था 1498 ईस्वी में। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमेशा इस प्रकार से छोटे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। यदि हम एक मैप के माध्यम से और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के माध्यम से पढ़ते हैं तो किसी भी चैप्टर से यदि प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए उन प्रश्नों को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे में हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो पढ़ेंगे हम लोग कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुआ 1453 ईस्वी में। यह औद्योगिक क्रांति होने का कारण क्या था, है ना, और इसके फलस्वरूप क्या परिणाम हुए। तो हम लोग उन सभी प्रश्नों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि यूरोप और भारत के साथ हमेशा व्यापारिक संबंध बना रहा। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ प्रश्न जिस तरह से पूछा जाता है उसको क्लियर करते हैं। जैसे में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति हुआ था तो उसके फलस्वरूप यूरोप का बहुत सारा कंपनी जो है भारत में आई थी। जैसे उन सभी कंपनियों का आने का क्रम, यूरोप के जो जितना भी कंपनी भारत में आया उन सभी कंपनियों का आने का जो है क्रम, आगमन, कौन कौन पहले आया उसके बाद कौन आया वो, और कंपनी कौन कौन स्थापना किया, कहाँ किया, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम इसको इस प्रकार से याद करेंगे। पहले इधर देख लेते हैं। जैसे में पुर्तगाल आया था 1498 ईस्वी में। तो ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाल भारत आया था। वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में। आप जानते हैं कि वास्को डी गामा भारत का खोज किया 1498 ईस्वी में। हालांकि भारत का खोज वास्को डी गामा नहीं किया, खोज उसे किया जाता है जो भूला हुआ रहता है। लेकिन यहाँ से प्रश्न ये बनेगा कि वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग का पता लगाया कितना ईस्वी में, 1498 ईस्वी में। तो पुर्तगाल आया 1498 ईस्वी में, फिर उसके बाद डच आया, उसके बाद अंग्रेजी आया, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। इसको कैसे याद करेंगे, इसको कैसे याद रखा जाए, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड अपना भी लगाना है। जैसे में देखिए अंग्रेज आया, हम सबको छोड़ दीजिए, अंग्रेज सिर्फ याद कीजिए। अंग्रेज आया कैमे नंबर पे, आने का क्रम हम बता रहे हैं कि कौन पहले आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो पहले आया पुर्तगाल, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेजी, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, और सबसे अंत में आता है स्वीडिश। क्या आता है? स्वीडिश। मतलब स्वीडन से आने वाले को क्या कहते हैं? स्वीडिश। तो इससे कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद रखिए। तो यहाँ से आप देखिए कैसे याद करना है। पुर्तगाल पहले, पुर्तगाल याद है पहले से भी। अंग्रेजी कैमा नंबर पे? अंग्रेजी तीसरा नंबर पे। तो अंग्रेज जब तीसरा नंबर पर हो गया तो अंग्रेज के ऊपर भी ड रहेगा, नीचे भी ड रहेगा। ड से डच, ड से डेनिश। अब प्रश्न यहाँ से ही आएगा, अगर मान लिए भूल गए कहीं डेनिश के ऊपर कर दिए तो ऊपर में जब रहेगा तो ऊपर में रखिएगा डच को, है ना। हॉलैंड, हॉलैंड के निवासियों को क्या कहा जाता है? डच। हॉलैंड से आने वाले जो कंपनी था उसको क्या कहा गया? डच कहा गया। और जो है ना डेनमार्क से जो कंपनी आया उसको क्या कहा गया? डेनिश कहा गया। और जो है ना अंग्रेजी कंपनी हो गया। फ्रांस से आने वालों को फ्रांसीसी कहा गया। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि तीसरा नंबर पर अंग्रेजी है, अंग्रेज है ना, अंग्रेजी कंपनी। तो उस अंग्रेजी के ऊपर जो है ड, नीचे भी ड। तो ऊपर वाला ड कौन? डच। नीचे वाला कौन? डेनिश। बचा नीचे कौन? फ्रांसीसी। और सबसे बाद में कौन? स्वीडिश, है ना। स्वीडन से आने वाले को क्या कहते हैं? स्वीडिश कहते हैं। अब डेट याद करते हैं। 1498 ईस्वी में तो आया, तो क्लियर है। अंग्रेजी कंपनी आया 1600 ईस्वी में, भी क्लियर है। इतना तक विद्यार्थियों को लगभग क्लियर आता है ये। तो 1498 में पुर्तगाल आया, फिर आया अंग्रेजी 1600 ईस्वी में। अब याद करना है कुछ डेनमार्क का। तो डेनमार्क को सिर्फ याद करना है कि 1596 में आया, और डेनिश आया तो 1616 में, और फ्रांसीसी 1664 में। सिर्फ एक नज़र देखना है पहले शुरू आपको रटना ही पड़ेगा, उसके बाद उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कैसे याद करें। पहले 1664 तो जान लीजिए कि 1664 एक ईस्वी है, तब ना 1668 जानिएगा। 64,000 कितना होता है? 68। तो 4 साल बाद ये कंपनी स्थापना करेगा। देखिए यहाँ 68 में, ये 1616 में है, 4 साल बाद ही भी करेगा। तब 16 कितना हो गया? 20। तो 1620 हो गया। ये ऐसा ही याद हो जाएगा। तो पहले एक को याद करना है। देखिए पुर्तगाल आया 1498, 1498 में आया 98, 99, 100, 1, 2, है ना। देखिए 4 साल बाद ये भी 4 साल बाद स्थापना कर दिया, तो कितना बाद हो गया? तो हो गया 1503। आई चौथा साल किया, ये भी चौथा साल किया,
थोड़ा सा याद रखना है। देखिए, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ 1498 ईस्वी में, भारत आया 1498 में, लेकिन भारत में अपना कंपनी स्थापना किया कितना ईस्वी में, 1503 में। कहाँ किया, केरल में किया। अभी इधर जब बताएंगे तो सारा क्लियर होगा। अभी हम पढ़ा नहीं रहे, पुर्तगाल स्पेशल पढ़ाया जाएगा, डच, अंग्रेजी, डेनिश, फ्रांसीसी सबको अलग अलग टॉपिक बाइक करेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो क्यों हुआ, इसका फलस्वरूप जो है क्या क्या हुआ, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ से हो गया अंग्रेजी 1600 ईस्वी में। तो देखिए, अंग्रेज जो है 1600 ईस्वी में आया और 1600 ईस्वी में ही अपना कंपनी का क्या किया, स्थापना किया। हालांकि 1608 ईस्वी में सूरत में करता है, लेकिन यह पूरा नहीं होता है, किसी कारणवश रोक दिया जाता है। तब जाकर के 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम होता है, फिर से दोबारा आता है 1613 ईस्वी में, तब जाकर के फिर से सूरत में होता है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना याद कराया जाए उतना याद कीजिए। पुर्तगाल आया 1498 में, कंपनी स्थापना किया 1503 में। कहाँ किया, केरल में। अंग्रेज आया 1600 ईस्वी में, लेकिन अंग्रेज कंपनी स्थापना किया अभी 1600 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए कंफ्यूजन वाला प्रश्न देखिए यहाँ है, डच और अंग्रेजी में स्थापना वाला में हमेशा विद्यार्थी कंफ्यूज करते हैं। यदि विद्यार्थियों से पूछ दिया जाए कि जब आया था यूरोपीय कंपनी भारत, तो यूरोपीय कंपनियों की स्थापना के क्रम में कौन सही है कौन गलत है, तो सही बोल दिया जाए क्रमानुसार सजाने के लिए। अगर बोला जाए तो क्रम ही सजा दीजिएगा, पुर्तगाल पहले आया तो पहले कंपनी स्थापना किया, डच पहले आया तो डच पहले ही कंपनी स्थापना कर लिया। नहीं, यही कन्फ्यूजन है। कोई आया है पहले लेकिन कंपनी पीछे स्थापना किया है। जैसे में डच आया अंग्रेज से पहले, लेकिन अंग्रेज से बाद कंपनी लगाया है। डच से पहले अंग्रेजी कंपनी लगा दिया। देखिए यहाँ डच आया 1596 में, लेकिन कंपनी स्थापना किया 1602 में। ठीक है, अंग्रेज आया 1600 ईस्वी में और 1600 ईस्वी में कंपनी का स्थापना भी कर लिया। तो कंपनी के स्थापना के क्रम में पूछा जाएगा तो अंग्रेज आगे हो जाएगा, और आने वाला क्रम में पूछा जाएगा तो अंग्रेज पीछे हो जाएगा। इसको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम समझा रहे हैं। तो अंग्रेज आया 1600 में सूरत में, है ना। डच आया था 1596 में और कंपनी स्थापना किया 1502 में। बाकी सब याद हो गया। 1616 में आया था डेनिश और 1620 में कंपनी स्थापना किया। 1664 में आया था फ्रांस और 1668 में कंपनी स्थापना किया। कहाँ स्थापना किया थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। फ्रांसीसी भी सूरत में, अंग्रेज भी सूरत में। डच आया था तो कहाँ, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम है। डेनिश आया था तो ये कहाँ किया, त्रावणकोर में। त्रावणकोर को अभी हम क्या बोलते हैं, तंजौर करते हैं। आप जानते हैं तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर को हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से याद हो गया। फिर से एक बार हम लोग पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग इधर देखते हैं। अब इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। यूरोप में औद्योगिक क्रांति, ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या हुए। तो यहाँ से जानते हैं हम लोग कि यूरोप और भारत के साथ हमेशा व्यापारिक संबंध बना रहा और व्यापार होता रहा। व्यापार होने के लिए दो मार्ग था। एक मार्ग था इस तरफ से और एक मार्ग था इस तरफ से, अरब सागर होते हुए इस तरफ से जाना। लेकिन इस तरफ से थोड़ा सा टफ था, तो इस तरफ से जाना ज़्यादा लोग पसंद करते थे। लेकिन क्या हुआ, इस तरफ में बहुत सारे देश मिला। जैसे में यहाँ मिला पाकिस्तान, इसके ऊपर मिला अफगानिस्तान, इसके ऊपर मिला ईरान, और फिर इसके ऊपर मिला क्या, इराक, है ना, इराक, और सबसे अंत में मिला तुर्की। याद रखिएगा, लिखने का कुछ वजह है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। सबसे अंत में क्या मिला, तुर्की मिला। अब हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोप में औद्योगिक क्रांति। तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति क्या है, जैसे में देखिए क्या हुआ। यहाँ बीच में एक क्षेत्र पड़ता है कस्तूनतुनिया, ठीक है, यहाँ एक जगह है कस्तूनतुनिया, ठीक है। यूरोप और भारत के बीच में एक जगह पड़ता था, व्यापारिक संबंध के बीच में एक जगह था, जो जगह था कस्तूनतुनिया। यह कस्तूनतुनिया क्षेत्र पर तुर्कों का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। तुर्क लोगों ने कस्तूनतुनिया क्षेत्र पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। और यह अधिकार कर लेने के वजह से क्या होता है, यूरोप और भारत के बीच के जो व्यापारिक संबंध था वह क्या होता है, टूट जाता है। टूटने के फलस्वरूप क्या होता है, यूरोप के जो लोग होते हैं जो भारत को नए तरीके से खोजना प्रारंभ करते हैं, नए नए औद्योगिक क्षेत्रों का खोज करना प्रारंभ करते हैं। तो अब देखिए प्रश्न यहाँ से ये हुआ कि
पेन, चलिए रहने दीजिए। यहाँ देखिए, हम बताए थे कस्तुनतुनिया क्षेत्र पर तुर्कों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो ये अधिकार किया कितना ईस्वी में, 1453 ईस्वी में। 1453 में पूछा जाएगा कि यूरोप के कस्तुनतुनिया क्षेत्र पर तुर्कों ने कब अधिकार किया, तो 1453 ईस्वी में। और 1453 ईस्वी में ही क्या हुआ, एक कहानी ये है कि सुनिए, यहाँ यूरोप का एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था प्रिंस हेनरी। एक व्यक्ति था जिसका नाम था प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी का क्या काम था, प्रिंस हेनरी को लोग द नेविगेटर कहते थे, द नेविगेटर। ठीक है, तो यहाँ से कुछ प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। यूरोप का एक व्यक्ति था जिसका नाम था प्रिंस हेनरी, और प्रिंस हेनरी को लोग द नेविगेटर के नाम से जानते थे। द नेविगेटर का अर्थ भी पूछा जाता है कभी कभी, तो इसका होता है पथ प्रदर्शक। ठीक है, पथ प्रदर्शक। नेविगेटर का मतलब क्या होता है, पथ प्रदर्शक, मतलब रास्ता बतलाने वाले को क्या कहते हैं, नेविगेटर कहते हैं। अब ये नेविगेटर का कहानी क्या है जो समझिए गौर से। यहाँ से तो क्या हो गया, यूरोप और भारत के साथ व्यापारिक संबंध क्या हो गया, टूट गया। कारण क्या हुआ कि यह जो कस्तुनतुनिया क्षेत्र था, इस कस्तुनतुनिया क्षेत्र पर तुर्कों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तुर्कों ने अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने अधिकार कर लिया, कभी कभी तुर्कों को क्या देगा, उस्मानिया देगा, उस्मानिया। यहाँ गौर से देखिएगा, कभी कभी देगा कि कस्तुनतुनिया के क्षेत्र पर 1453 ईस्वी में किसने अधिकार कर लिया, तो आप पढ़िएगा तुर्कों ने। अगर तुर्क ना दिया रहे तो कम से कम उस्मानिया दिया हो रहेगा, इसी को उस्मानिया भी कहते हैं। तो इसको याद रखना है, दो नाम कभी कभी। तो यहाँ से बताएं, जब यहाँ से व्यापारिक संबंध टूट गया तो यूरोप का एक व्यक्ति था, वो क्या करने लगा, लोगों को वायसराय बना बना करके कहीं दूसरे जगह पर भेजने लगा। तो यहाँ से कहानी ये है कि प्रिंस हेनरी एक यूरोप का था, यूरोप का एक व्यक्ति है, यूरोप का एक व्यक्ति जिसका नाम है क्या, प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी को लोग द नेविगेटर के नाम से बुलाते थे। द नेविगेटर के मतलब क्या होता है, पथ प्रदर्शक। तो प्रिंस हेनरी ने क्या किया, यहाँ एक दो देश है, जैसे में यहाँ एक स्पेन है, स्पेन, और एक यहाँ पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल। अब कहानी सुनिए। सबसे थोड़ा सा एक प्रश्न छूट गया, उसको हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक सागर है जिसका नाम है लाल सागर, लाल सागर, काला सागर शायद, रुकिए सॉरी एक मिनट देख जाइएगा, काला सागर है, लाल नहीं है, ये है काला सागर। ठीक है, यहाँ एक सागर है जिसका नाम है काला सागर। थोड़ा सा मैप के हिसाब से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ काला सागर है और यहाँ है मरमरा सागर। यहाँ क्या है, मरमरा सागर, मरमरा सागर। और ये काला सागर और मरमरा सागर के बीच में एक जल संधि है। यहाँ देखिएगा, काला सागर और यहाँ क्या है, ये जो क्षेत्र है यहाँ क्या है, मरमरा सागर। और यहाँ जो देख रहे हैं ये है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो इसको समझिएगा, भूमध्य सागर है, यहाँ मरमरा सागर है, यहाँ काला सागर। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है देखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ देखिए, ये मान लेते हैं कि यूरोप है, ठीक है, और ये है एशिया, और यहाँ पे है भारत। ठीक है, तो यहाँ इसके बीच में एक यहाँ पर काला सागर है, काला सागर, और यहाँ पर यह है मरमरा सागर, मरमरा सागर। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एक जल संधि है, उस जल संधि को क्या कहते हैं, वो एग्जाम में पूछा गया है। उस जल संधि है ना, कभी कभी पूछा जाता है कि काला सागर और मरमरा सागर को मिलाता है या जोड़ता है, वह क्या है, वह जल संधि का क्या नाम है। काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाला जल संधि को वास्पोरस की जल संधि। तो यहाँ से याद रखिएगा, ये जो जल संधि है इसको कहते हैं वास्पोरस की जल संधि। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये काला सागर और मरमरा सागर को मिलाने वाली जल संधि को क्या कहते हैं, तो वास्पोरस की जल संधि। इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि वास्पोरस की संधि
किन 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 महासागरों को जोड़ती है? तो काला सागर और मरमरा सागर को। और यहाँ जो है पूछ देगा कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में, यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सागर है? तो भूमध्य सागर। प्रश्न ये भी बन गया कि यूरोप को अफ्रीका से जोड़ता है कौन सा सागर? तो भूमध्य सागर। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नों को याद करते हुए चलेंगे। और ये इस तरफ जो है अरब सागर है, अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, या हिंद महासागर। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके प्रश्नों को पढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ से तो यूरोप और भारत के बीच जो है कस्तूनतुनिया पर अधिकार होने के बाद जो है यूरोप और भारत के बीच जो है व्यापारिक संबंध खत्म हो गया। तो यहाँ का जो व्यक्ति था प्रिंस हेनरी, जिसको लोग द नेविगेटर के नाम से जानते थे, वे क्या करने लगा, लोगों को जो है जो वायसराय बना करके औद्योगिक क्षेत्र का खोज करने के लिए भेजने लगा। तो यहाँ से स्पेन से एक व्यक्ति निकलता है, स्पेन से इस तरह से एक व्यक्ति निकलता है और इस तरफ से चला जाता है। वह घटना है 1492 का, 1492 ईस्वी का घटना है कि जो एक व्यक्ति निकला इस तरफ से और पहुंच गया कहाँ? अमेरिका पहुंच गया। ये उस व्यक्ति का नाम था कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस। ठीक है, तो ये कोलंबस नामक व्यक्ति जो है ना निकला था भारत के खोज करने के लिए कि भारत का जो इस तरह से जो है जगह जो है रास्ता जो है जो बंद हो चुका है, तो हम भारत को नए मार्ग से पता करते हैं। ठीक है, तो नए मार्ग से पता करने के वजह से जो निकला और ये भारत ना जाने के भारत गया नहीं, पहुंच गया कहाँ? अमेरिका। तो यहाँ से प्रश्न बन गया कि कोलंबस ने जो है किसका खोज किया? तो अमेरिका का खोज किया। अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस। और दूसरे व्यक्तियों को भेजा गया या इसके किसके द्वारा? प्रिंस हेनरी द्वारा। जब कोलंबस पहुंच गया अमेरिका, तो दूसरी बार जो भेजा जाने वाला व्यक्ति था वह पुर्तगाल का था, उसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। ठीक है, तो यही इन सब प्रश्नों को याद करते हुए चलिए, और जिस तरह से बताया जाए वो कम से कम एग्जाम में जब बैठे तो वहाँ पर ध्यान होना चाहिए कि इस तरह से हम लोग पढ़े हैं। जैसे में पूछ देगा कि कोलंबस कहाँ के था? तो स्पेन का था। वास्को डी गामा कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। यह कोलंबस और वास्को डी गामा को भेजने वाला व्यक्ति को नाम क्या था? तो प्रिंस हेनरी नाम था। प्रिंस हेनरी को लोग किस नाम से बुलाया करते थे? तो द नेविगेटर के नाम से बुलाया करते थे। पथ प्रदर्शक कहते हैं। नेविगेटर के मतलब क्या होता है? पथ प्रदर्शक। अब देखिए कहानी ये हुआ कि वास्को डी गामा चला। वास्को डी गामा इस तरह से क्या हुआ, चलते चलते क्या हुआ, पहुंच गया यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ एक जगह है दक्षिण अफ्रीका जो तराई क्षेत्र है, इस तराई क्षेत्र में पड़ता है केप ऑफ गुड होप। एक जगह है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप पूछा जाएगा कभी कभी कि दक्षिण अफ्रीका के जो है तराई जो क्षेत्र है, नीचे का जो भाग है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो ये केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। और ये जो है प्रिंस हेनरी जो है, ये जो प्रिंस हेनरी जो यूरोप का रहने वाला था, ये प्रिंस हेनरी काफ़ी हद तक दक्षिण अफ्रीका के जो कुछ क्षेत्रों पर पहले से ही व्यापारिक संबंध स्थापित कर चुका था। प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ जो है प्रिंस हेनरी क्या हुआ था? प्रिंस हेनरी पहले ही दक्षिण अफ्रीका के जो कुछ क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर व्यापारिक संबंध स्थापित कर चुका था। किसके माध्यम से? तो एक था व्यक्ति जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियास। नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। प्रश्न पूछेगा कि प्रिंस हेनरी ने किसके माध्यम से दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सा में व्यापारिक संबंध स्थापित कर चुका था? तो किसके सहयोग से? तो ये बार्थोलोमियो डियास के मतलब हेल्प से। अब बार्थोलोमियो डियास क्या था? बार्थोलोमियो डियास जो है पहले ही इस तरफ के क्षेत्रों के बारे में जानकारी रखता था और जानता था, और उस क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा कि केप ऑफ गुड होप, ये जो क्षेत्र, ये जो जगह इस तरफ का है, इसको क्या कहा गया? केप ऑफ गुड होप। और इस केप ऑफ गुड होप का खोज करने वाला भी व्यक्ति कौन था? तो खोज करने वाला व्यक्ति था कौन? यही बार्थोलोमियो डियास। क्योंकि पहले से ही प्रिंस हेनरी के कथनानुसार यह जो है दक्षिण अफ्रीका कुछ हिस्सा पर व्यापारिक जो है संबंध स्थापित किया हुआ था, और इस तरफ के जो क्षेत्रों के बारे में यह बार्थोलोमियो डियास जानता था। तो जब वास्को डी गामा इस तरफ से दक्षिण अफ्रीका होते हुए
यहाँ पहुँचा तो पहले पहुँचा कहाँ, केप ऑफ गुड होप। प्रश्न यहाँ से बनेगा कि वास्को डी गामा भारत पहुँचा किस मार्ग से, तो केप ऑफ गुड होप होते हुए। और केप ऑफ गुड होप का जो है जानकारी कौन दिया था, तो बार्थोलोमियो डियास। तो इस तरह से होते हुए जो है वास्को डी गामा पहुँचता है इस तरह से कहाँ, कालीकट बंदरगाह पे। ठीक है, यहाँ जो है केरल में एक जगह है उस कालीकट क्या है, बंदरगाह है ना, कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। ठीक है, तो कालीकट बंदरगाह पे पहुंचने के बाद क्या होता है, अब देखिए प्रश्न कुछ इस तरह से जो है नया लेटेस्ट है। यह कालीकट बंदरगाह कहाँ है, तो केरल में है। कालीकट बंदरगाह कहाँ है, केरल। आइए, कालीकट बंदरगाह को अभी नाम है कोझिकोड। तो इसको याद रखिएगा, पूछेगा। पहले कालीकट बंदरगाह का नाम कालीकट था, अभी लेटेस्ट में कालीकट बंदरगाह का नाम क्या हो गया है, कोझिकोड हो गया है। तो प्रश्न पूछे कि वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के मार्ग से होते हुए कहाँ पहुंचा, केरल में किस बंदरगाह पे, कालीकट बंदरगाह पे। कालीकट बंदरगाह का अभी वर्तमान नाम क्या है, कोझिकोड। ठीक है, तो कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा तो इसको स्वागत करने वाला कौन था। अगर पूछा जाए कि वास्को डी गामा को जो है कालीकट बंदरगाह पे भव्य स्वागत किसके द्वारा किया गया, भव्य स्वागत किसके द्वारा किया गया, तो एक राजा था वहाँ का जिसका नाम था क्या, जमोरिन। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा कि वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किसने किया, तो जमोरिन के द्वारा किया गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक महत्वपूर्ण एग्जाम क्या है कि यहाँ तक तो वास्को डी गामा पहुँच चुका था, इसके बाद उसको पता नहीं था कि हम किस तरफ जाएं। तो यहाँ से एक आता है अब्दुल मनिक, यहाँ तक तो पहुँच गया, लेकिन इसके बाद जो है यहाँ पहुँचने के लिए एक व्यक्ति का सहयोग लेता है वास्को डी गामा। उस व्यक्ति का नाम था अब्दुल मनिक। ये सब प्रश्नों को याद करते चलेगा। यह क्या था, यह एक व्यापारी था। और यह व्यापारी कहाँ था, यह अरब सागर के क्या था, व्यापारी था। यह अरब सागर का व्यापारी था। और यह क्या करता था, इस तरफ के क्षेत्रों के बारे में जानता था और इस तरफ के क्षेत्रों से व्यापार किया करता था भारत के साथ। तो वास्को डी गामा जब यहाँ तक पहुँचा तो इसको मिल गया कौन, अब्दुल मनिक। तो अब्दुल मनिक के सहयोग से यह पहुँचा अब कहाँ, कालीकट बंदरगाह पे पहुँचा। तो उसको स्वागत कौन किया, जमोरिन किया। और यह जो है दोनों के बीच में एक संबंध बना और साथ ही साथ वार्तालाप हुआ कि लेन देन का, व्यापारिक संबंध का, कि क्या लेना है क्या देना है। तो हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग अभी जानेंगे कि कालीकट बंदरगाह पर जब पहुँचा तो उसको स्वागत करने वाला कौन था, जमोरिन था। कालीकट का भी नया नाम क्या है, कोझिकोड नाम है। ठीक है, अब आने वाले प्रश्नों में क्या है, और भी प्रश्न जैसे में चलिए ठीक है। हाँ, तो अब देखिए क्या है प्रश्न, अब देखिए क्या है कि जब कालीकट बंदरगाह पे पहुंच गया तो यहाँ से तो प्रश्न बन गया कि वास्को डी गामा यहाँ से निकला और पहुंच गया। तो ये निकला था 1497 में। निकला कितना में, निकला 1497 में, लेकिन इस तरफ से मार्ग से होते हुए पहुंचा कालीकट बंदरगाह पे। तो यहाँ पहुंचा कितना ईस्वी में, 1498 में। ठीक है, तो पूछा जाए कि यही प्रश्न तो अभी दरोगा के हाल फिलहाल में पूछा गया, जिसको मैं चर्चा कर रहा था पहले। ये प्रश्न नॉर्मल पूछा गया कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था, 1498 इसमें। तो ये जरूरी नहीं ना है कि हम ऐसा पूछ दे, इससे प्रश्न बनाकर पूछ दिया जाए कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ दिया जाए। बोला जाएगा कि पुर्तगालियों जो है यूरोपीय कंपनी आया है ना, आने का क्रम सही क्रम कौन सा है, उल्टा पुल्टा इसको करके दे देगा। फ्रांस पहले कर देगा, डेनिश इधर कर देगा, अंग्रेजी नीचे कर देगा, पुर्तगाली से कर देगा। अब बोले अक्सर जाइए, तो यहाँ से दिक्कत हो जाएगा। अगर एक भी गड़बड़ हुआ तो यहाँ से हो जाएगा। यहाँ देगा डेट के साथ देगा तो डेट भी गड़बड़ा जाएगा। तो इसको याद रखना है। तो यहाँ से क्या हुआ, वास्को डी गामा आया, अपना व्यापार करने लगा। तो पूछा जाएगा कि यहाँ से व्यापार जो वास्को डी गामा करता था भारत के साथ, तो मान लेते हैं ये भारत है। तो वास्को डी गामा जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ जो है पहुँचा गया। तो इस तरफ का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं मालाबार तट। और इस तरफ का जो क्षेत्र को कहते हैं कोरोमंडल तट। इसको याद रखना है।
तो मालाबार तट पूछा जाएगा कि मालाबार तट किसके लिए फेमस है, तो ये मसाला के लिए है ना, मसाला के लिए। वास्को डी गामा किसका व्यापार करता था, तो मसाला करता था। अब देखिए खास बात यह है कि वास्को डी गामा जब भारत के यहाँ पर कालीकट बंदरगाह पे पहुँचा 1498 ईस्वी में, तो 1498 ईस्वी में पहुँचने के बाद यहाँ व्यापार करने लगा, जाने लगा, आने लगा। तो यहाँ से वह जो है 60 गुना मुनाफा कमाने लगा, 60 गुना मुनाफा। जैसे में सुनिए, यहाँ से वस्तु ले आकर के जब यूरोप में जब बेचता था या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था, तो यहाँ के वस्तुओं की अपेक्षा यहाँ के वस्तु को 60 गुना लाभ पर जाकर के वहाँ बेचता था। तो इस तरह से पूछा जाए कभी कभी कि कितना गुना मुनाफा कमाता था वास्को डी गामा भारत के जो है मसाला से व्यापार करके, या भारत के वस्तुओं के साथ व्यापार करने के लिए। जैसे में व्यापार किया करता था किसका, जैसे में व्यापार हुआ था मसाला का, जड़ी बूटी का, भारतीय वस्तुओं का व्यापार होता था किसका, मसाला का, जड़ी बूटी का और भारतीय वस्तुओं का व्यापार किया करता था। और जब व्यापार होता था इतना वस्तुओं का, पेन लाल वाला कहाँ है, हाँ, जब इतने वस्तुओं का व्यापार होता था तो इतना व्यापार करने में कितना गुना मुनाफा इसको होता था, तो इसका होता था मुनाफा 60 गुना मुनाफा हुआ था। अब देखिए यहाँ से वास्को डी गामा कुछ दिनों के बाद चला जाता है। तो वास्को डी गामा के वापस यहाँ चले जाने के बाद एक व्यक्ति और आता है 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में एक और व्यक्ति आता है, याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। 1500 ईस्वी में पुर्तगाली एक व्यक्ति आता है भारत, उसका क्या नाम था, तो इसका नाम था पेड्रो अल्वारेज, है ना, इसका नाम था क्या, पेड्रो अल्वारेज। ये पेड्रो अल्वारेज कितने ईस्वी में आता है भारत, 1500 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में भारत आता है, पेड्रो अल्वारेज आता है। और साथ ही साथ 1502 में तुरंत जस्ट कौन आता है, वास्को डी गामा। तो यहाँ देखिए याद कीजिएगा 1498 में तो वास्को डी गामा आया था, फिर चला गया था, लेकिन दोबारा जब वास्को डी गामा कब आता है, 1502 ईस्वी में, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अब इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भारत के कब्जे में जो समुद्री क्षेत्र है, वह जो समुद्री क्षेत्र इस पर भी अधिकार करना, समुद्री क्षेत्र पर भी क्या करना, अधिकार करना। किसका उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था, ठीक है ना, उद्देश्य था। यह पूछ देगा कि 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः जो है भारत आया था, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो उस उद्देश्य था जितना भी समुद्री क्षेत्र में द्वीपों पर जो भारत का अधिकार है, उन क्षेत्रों पर भी वास्को डी गामा का नज़र था, उस पर भी अधिकार करना चाहता था। तो 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज नामक एक यूरोपीय व्यक्ति आया, फिर उसके बाद क्या आया, वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में उद्देश्य था लेकर के आया क्या, कि जो समुद्री क्षेत्र है जिस पर भारत का अधिकार है, उस पर भी जो है अधिपत्य स्थापित कर लेगा ये वास्को डी गामा। अब देखिए क्या हुआ, आगे का प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो अगर यहाँ से प्रश्न पूछे कि पुर्तगाली यहाँ से पुर्तगाल, ठीक है ना, पुर्तगाल यदि पूछ दिया जाए, यहाँ से बोले थे ना कि वास्को डी गामा कहाँ का था, पुर्तगाल का था। यदि पूछा जाए कि पुर्तगालियों ने भारत पर कितने सालों तक शासन किया, तो 150 सालों तक शासन किया, 150 सालों तक, 150 साल तक शासन कौन किया, पुर्तगाल। तो पुर्तगाल भारत पर कितने सालों तक शासन किया, तो यहाँ किया 150 सालों तक। अब देखिए कैसे, सबसे पहले आने वाला भी पुर्तगाली, देखिए पुर्तगाली कितना ईस्वी में आया था, अभी हम लोग पढ़ेंगे अल्मीड़ा, फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क सब, तो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा तो आया ही 1498 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार करता है और जा करके छोड़ता है 1961 ईस्वी में। अब यहाँ से आप जोड़ लीजिएगा कि कितना साल होता है, तो 150 सालों तक जो है भारत पर अधिकार करने वाला कौन था, पुर्तगाल था। सबसे पहले भी पुर्तगाल आया और सबसे बाद में गया भी कौन, तो पुर्तगाल। बाद में आने वाली कंपनी पुर्तगाल और सबसे पहले आने वाली भी कंपनी कौन था, पुर्तगाल। तो पुर्तगाल को हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे, उसके बाद डच पढ़ेंगे, अंग्रेज पढ़ेंगे, डेनिश, फ्रांसीसी, है ना, सभी को पढ़ेंगे। तो ये हम लोग का आज का जो क्लास था
वो था यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, जिसका हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुआ कितना ईस्वी में, 1453 ईस्वी में। इस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो है नए नए औद्योगिक जो क्षेत्रों का जो है पता चला, और साथ ही साथ यूरोप से बहुत सारे कंपनियां भारत में आई, और उन कंपनियों का आगमन और स्थापना को हम लोगों ने पढ़ा। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे पुर्तगाल आया 1498 ईस्वी में, कंपनी स्थापना किया 1503 में, है ना। डच आया 1596 में, और कंपनी स्थापना कितना ईस्वी में किया, डच आया 1602 में। अंग्रेज आया 1600 में, कंपनी स्थापना किया 1600 में। फिर डेनिश आया 1616 में, कंपनी स्थापना किया 1620 में। फ्रांसीसी आया 1664 में, कंपनी स्थापना किया 1668 में। ठीक है, फ्रांस सूरत, अंग्रेज सूरत, और डेनिश कहाँ, डेनिश ट्रावनकोर, और डच कहाँ, डच मसूलीपट्टनम। तो थोड़ा सा अपना माइंड से एकदम फ्रैंकली याद कीजिए, डर के नहीं याद करना। अगर डर के याद कीजिएगा तो ये कभी नहीं याद होगा। तो कुछ जो सेलेक्टेड जो प्रश्न था उन प्रश्नों को हम लोगों ने किया। फिर से यहाँ तो सब लोगों को याद ही होगा। फिर यहाँ देख लेते हैं कि देखिए काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है कौन, तो बॉस्फोरस जल संधि, है ना। पूछ देगा कि यूरोप और एशिया के बीच में कौन सा जल संधि है, तो बॉस्फोरस की जल संधि। तो बहुत सारा प्रश्न बनता है मैप से, और अगर इस तरह से पढ़ते हैं लिख करके तो आपको ज़्यादा है। देखिए तो यहाँ से क्लियर नहीं हुआ। यहाँ देखिए बॉस्फोरस की जल संधि है, तो ये है यूरोप और ये है एशिया। तो एशिया और यूरोप के बीच में कौन जल संधि हो गया, बॉस्फोरस की जल संधि। काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ा कौन, बॉस्फोरस की जल संधि। ये देखिए यूरोप है, ये देखिए अफ्रीका है, तो ये दोनों के बीच में कौन महासागर हो गया, तो भूमध्य सागर। कौन सागर हो गया, तो भूमध्य सागर हो गया। तो इस तरह के प्रश्नों को याद करते हुए चलना है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगाल को। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो इतना वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।